नमस्कार, मैं यशवंत सिंह, करंट अफेयर्स एक्सपर्ट। जैसा कि मैं कल की वीडियो में बताया था कि कैसे करंट पढ़ा जाएगा हिस्टोरिकल से लेकर मिसलेनियस तक, तो आज हम जनवरी 2022 का हिस्टोरिकल की चर्चा करेंगे और कैसे हाल के दिनों में हिस्टोरिकल मुद्दे चर्चा में आए उसकी बात करेंगे। और उसके बाद क्रम से पॉलिटी के दृष्टि से, इकोनॉमी के दृष्टि से, ज्योग्राफी के दृष्टि से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दृष्टि से, नेशनल, इंटरनेशनल और मिसलेनियस की दृष्टि से जनवरी 2022 में क्या क्या हुआ उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कि 2022 यूएनओ किस वर्ष के रूप में मना रहा है, तो यूएनओ इंटरनेशनल ईयर ऑफ बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ष के रूप में मना रहा है। तो पिछले वर्ष 2021 किस वर्ष के रूप में मनाया गया था और बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट। और एक भारत की पहल पर हाल के दिनों में 2023 के भी मनाने की घोषणा हो गई है यूएनओ द्वारा, मोटा अनाज वर्ष। क्योंकि भारत का पहल है इसीलिए इसकी भी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अब जनवरी 2022 का हिस्टोरिकल की दृष्टि से देखा जाए तो आजकल बहुत सारे मुद्दे चर्चा में रह रहे हैं और रहे। 9 जनवरी, वैसे गुरु गोविंद सिंह का जन्म 9 जनवरी को नहीं हुआ था, 22 दिसंबर को हुआ था। लेकिन वे हिंदू पंचांग के अनुसार पूष माह की शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि को यह दिवस मनाने की परंपरा है। तो इस वर्ष जो है 2022 में शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि 9 जनवरी को पड़ा। कभी 3 जनवरी को पड़ता है, कभी दिसंबर में ही पड़ जाएगा। तो इस तरीके से इस वर्ष 9 जनवरी को प्रकाश वर्ष मना इनका। शुक्ल पक्ष की, पुष माह की शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि थी 9 जनवरी को, 355वीं प्रकाशोत्सव वर्ष। तो गुरु गोविंद सिंह का बहुत चर्चा रहा और बिहार से रिलेटेड हो गए थे, इसीलिए भी चर्चा में रहे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इनके प्रकाशोत्सव के दिन एक नई घोषणा की कि उनके 2 पुत्र जो जोरावर सिंह और फतेह सिंह को कैसे मुगलों ने दीवाल में जिंदा चुनवा दिया था। और ये खबर सुनकर माता गुजरी, प्राण त्याग दी। तो ये घटना हुई थी 26 दिसंबर 1704 और उसी की याद में, और चूंकि 2 और पुत्र भी उनके शहीद हुए थे चमकौर के युद्ध में, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को हर साल 2022 से वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की। तो देखिए यहाँ मिसलेनियस एक चर्चा में आ गया। तो इस तरीके से गुरु गोविंद सिंह के बारे में अगर चर्चा करें, या उसी तरह 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी से रिलेटेड भी है। और महात्मा गांधी हाल के दिनों में अपमानजनक टिप्पणी के कारण महात्मा गांधी चर्चा में हमेशा रह जाते हैं, उनकी प्रासंगिकता को लेकर विभिन्न कारणों से। अब ऐसे भी कोई भी एग्जाम हो, बीपीएससी, पीटी हो, यूपीएससी हो, मेंस हो, कोई भी हो, बिना गांधी का कोई परीक्षा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए गांधी से भी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद स्वामी विवेकानंद, ये जो है 12 जनवरी युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एक है, देखिए 17 जनवरी 2022 एक नया चीज हुआ है बिहार के परिप्रेक्ष्य में। पंडित शीलभद्र सहित अन्य 4 स्वतंत्रता सेनानियों का बख्तियारपुर में राजकीय समारोह हुआ। और चूंकि मुख्यमंत्री अस्वस्थ चल रहे थे तो इसमें
पटना डीएवी जाकर के राजकीय समारोह का उद्घाटन किया। तो ये भी एक चर्चा में है। और सीलभद्रयाजी भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले वर्ष सीलभद्रयाजी चैती 5 शहीदों का स्वतंत्रता सेनानियों का राज्यपाल फागू चौहान ने ऑनलाइन मूर्ति का अनावरण किया था। तो ये भी चर्चा में रहेंगे, क्या बात है। इसके बाद 23 जनवरी पराक्रम दिवस अभी खूब चर्चा में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, क्या क्या घटनाएं हुई है उसी में, इंडिया गेट, अमर जवान ज्योति और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, ये भी चर्चा में रहा। हिस्टोरिकल में कब कब बना, क्या बना, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति किसकी मूर्ति हटा करके लगी। और एक है बिहार के परिप्रेक्ष्य में जननायक कर्पूरी ठाकुर। कभी कभी क्वेश्चन तो पूछियो देता है कि जननायक कौन किसे कहा जाता है। तो कर्पूरी ठाकुर की भी जयंती है आज 24 जनवरी। तो इस तरीके से बारी बारी से क्रम से अगर लिया जाए तो गुरु गोविंद सिंह के बारे में अगर चर्चा करें तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना सिटी सौलिस राय जौहरी के मकान में हुआ था। आज वही मकान हरमंदिर साहिब के नाम से जाना जाता है, जिसको महाराजा रणजीत सिंह ने हरमंदिर साहिब के रूप में मंदिर बनवाया। और यह सिखों का दूसरा सबसे बड़ा अकाल तख्त है, स्वर्ण मंदिर है और यह पवित्र भी है। दूसरा है सिखों का और सबसे बड़ा और पवित्र अकाल तख्त है। गुरु गोविंद सिंह के बचपन का नाम गोविंद राय, प्रारंभिक 7 वर्ष से पटना में रहे। इनके माता का नाम गुजरी, पिता का नाम 9वें गुरु तेग बहादुर और उनकी 3 पत्नियां थी, जीतो जी, सुंदरी जी और देवन जी। और उनके 4 पुत्र थे, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह। और इस प्रकार अभी हमने चर्चा किया कि जोरावर सिंह और फतेह सिंह को कैसे मुगलों ने जिंदा चुनवा दिया था दीवार में। और उनके पिता तेग बहादुर भी शहादत हुए थे दिल्ली में। और उनकी मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह मात्र 9 वर्ष की आयु में सिख गुरु बनने वाले सबसे कम उम्र के सिख गुरु थे। चूंकि उनके पिता तेग बहादुर ने आनंदपुर साहिब की स्थापना की थी, तो गुरु गोविंद सिंह का कर्म क्षेत्र आनंदपुर साहिब ही था। और वहीं पर 13 अप्रैल 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की और गुरु पद की परंपरा को समाप्त कर दिया और सिंह की उपाधि ली और गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु माना। ये दूसरे संत सिपाही थे, क्योंकि पहले संत सिखों में सैन्य शिक्षा की शुरुआत करने वाले 6ठे गुरु हरगोविंद थे और ये दूसरे संत सिपाही थे। गुरु गोविंद सिंह मुगल शासक औरंगजेब के खिलाफ युद्ध जारी रखा था और 1704 में अभी चमकौर का युद्ध हुआ, उसमें भी 2 पुत्र शहीद हुए थे। 1705 में मुक्तसर का भी युद्ध हुआ और इस प्रकार उनके पुत्र, पत्नी, पिता सब लोग मुगलों के खिलाफ ही एक तरह से अपना शहीदी किए और इस तरीके, लेकिन झुके नहीं। अब गुरु गोविंद सिंह से क्वेश्चन हो सकता है कि एक लेखक भी थे, कवि थे। उनके ग्रंथों में चंडी की दीवार, विचित्र नाटक, दशम ग्रंथ, विजयपथ, जफरनामा, औरंगजेब के जो चिट्ठी लिखे थे। संगीत पर एक किताब है जय साहिब। 42 वर्ष की आयु में अक्टूबर 1708 में महाराष्ट्र के नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह की किसी पठान ने हत्या कर दी, तो नांदेड़ में भी उनके सम्मान में हजूर साहिब है। तो अब एक क्वेश्चन हो सकता है कि बिहार से कितने सिख गुरुओं का संबंध रहा है। तो बिहार से 3 सिख गुरुओं का संबंध रहा है। एक तो पहले सिख गुरु नानक थे, वो यात्रा पर आए थे। इसके बाद दूसरे सिख गुरु जो बिहार के आगमन किए, वे थे 9वें गुरु तेग बहादुर, अपनी पत्नी के साथ आए थे और यहीं पर गुरु गोविंद सिंह का जन्म ही हुआ था।
और इसीलिए बिहार सरकार भी 385 वर्ष जो प्रकाशोत्सव था बड़े धूमधाम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया था। तो इस तरीके से गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड भी क्वेश्चन बीपीएससी में हो सकते हैं। अब आइए 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। अब गांधी से रिलेटेड ही हो जाता है और एक मिसलेनियस भी हो गया। तो प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत 2003 से होती है और एक क्यों होती है, क्योंकि 2000 ईस्वी में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रवासियों की समस्या पर एक कमेटी का गठन किया, लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी। और लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी ने 2002 में रिपोर्ट दिया कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाए और समारोह हो। 9 जनवरी क्यों? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से, मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, उसी के सम्मान में। यानी गांधी से बड़ा प्रवासी कोई नहीं हो सकता है। जो गए थे 20 दिन के लिए, रह गए 20 से 21 बरस। और उसी के सम्मान में 2003 से नई दिल्ली में प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत हुई। अब महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका गए कब? मई 1893। मई 1893 में मोहनदास करमचंद गांधी वकील के रूप में एक सेठ अब्दुल्ला के वकालत के पैरवी में, केस के पैरवी में दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया गए थे। कितना फीस लिए थे ये क्वेश्चन हो सकता है। तो 105 पाउंड यात्रा खर्च अलग दिया गया था। और प्रिटोरिया के ही जाने के क्रम में 7 जून 1893 को पीटर मारिसबर्ग में उनको ट्रेन से उतारा गया था और उसी समय वे नस्ल भेद के शिकार हुए थे। और तब सत्याग्रह का जो नींव डाला गया उसी पीटर्स मारिसबर्ग में एक रात्रि में, जाड़े की रात्रि में। और इस प्रकार गांधी जी गए थे 20 माह के लिए, लेकिन रह गए 20 बरस। और इस तरीके से 1915 में वे भारत है। उसके पहले वहां पर 1906 में सत्याग्रह की शुरुआत की है, पहली बार सत्य और अहिंसा पर। और एक बात और बता देते हैं कि गांधी जी सेठ अब्दुल्ला की मुकदमे की को जीतवाए थे, जीत हुई थी, केस जीते थे। और इस तरीके से गांधी जी आए 1915 में। अब यहाँ गांधी जी जब पहली बार भारत आए दक्षिण अफ्रीका से, तो सबसे पहले किस सार्वजनिक सभा में भाषण दिए? तो बीएचयू में दिए थे। पंडित मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर वे एक सभा में बीएचयू आए थे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, फरवरी 1916। और वहीं पर उस सभा में उपस्थित थे तत्कालीन गवर्नर जनरल वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, और उस सभा की अध्यक्षता कर रहे थे दरभंगा महाराज। और उस सभा में एनी बेसेंट भी थी। और उसी सभा में जब गांधी जी गए बनारस, तो वहाँ के मंदिरों की गलियों में जो गंदगी देखी और राजा महाराजाओं की आभूषण देखे, तो उन्होंने उस सभा में राजा महाराजाओं पर और की आभूषणों पर चोट की और बनारस की गंदगी पर भी चोट की। एक तरफ गंदगी पर चोट की और आभूषणों पर। कहा जाता है कि दरभंगा महाराज उठकर खड़े हो गए और बाहर चले गए अध्यक्षता का पद छोड़कर, और एनी बेसेंट भी नाराज हुई थी। तो इस तरीके से गांधी ने वहीं पर पहला भाषण दिया। बाद में वे लखनऊ अधिवेशन में 1916 में गए, इसके बाद कलकत्ता, और फिर अब गांधी जी बिहार कब आए? तो 10 अप्रैल 1917 पटना में आए, और 15 अप्रैल 1917 मोतिहारी गए, और 18 अप्रैल, ये डेट याद रखना है, 18 अप्रैल 1917 बिहार के इतिहास क्या भारत के इतिहास के लिए इंपॉर्टेंस है कि जब गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया, कानून को तोड़ा, 144 धारा को उन्होंने तोड़ दिया था।
किसी कानून को तोड़ने वाले भारत में वे पहले व्यक्ति थे और स्वीकार भी किए कि हाँ मैंने कानून को तोड़ा। यानी नागरिक अवज्ञा की शुरुआत गांधी चंपारण में ही पहली बार किए। बाद में खेड़ा से लेकर के अलग अलग जगह पर किए या सविनय अवज्ञा आंदोलन किए दांडी मार्च के समय। इस तरीके से गांधी जी आए अप्रैल 1917 और गांधी जी का अंतिम भाषण कहां पर हुआ था? तो पटना में हुआ था। पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों को उन्होंने 8 अगस्त 1947 को दिए थे और इस तरीके से गांधी की अंतिम यात्रा थी। तो गांधी पर बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है। गांधी का बचपन का नाम क्या था? मूल नाम मोहनदास तो था, लेकिन माता और पिता लोग क्या पुकारते थे? तो मुनिया नाम से पुकारे जाते थे। और इस प्रकार गांधी पर बहुत सारी बातें आगे बताया जाएगा जब अक्टूबर की चर्चा करेंगे। अब आइए 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद। अब स्वामी विवेकानंद की जयंती है और 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1985 और संयोग से यूएनओ अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष मना रहा था 1985 को, और संयोग से भारत के भी एक प्रधानमंत्री युवा भी थे राजीव गांधी, और इस तरीके से 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाने जाने लगा, क्योंकि बहुत कम वर्ष उम्र में ही विवेकानंद की मृत्यु हुई थी, 40 वर्ष की आयु में ही। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। 12 जनवरी 1863, मृत्यु रामकृष्ण मिशन मठ बेलूर में 4 जुलाई 1902 को हुआ था। माता का नाम भुवनेश्वरी देवी, पिता का नाम विश्वनाथ दत्त, गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। लेकिन बाद में उनको विवेकानंद की उपाधि किसने दिया? तो खेतड़ी, राजस्थान के खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह ने उन्हें विवेकानंद की उपाधि दी और इस तरीके से वे कन्याकुमारी में अपना ज्ञान प्राप्त किए और उसके बाद वे शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए। 11 सितंबर 1893 शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में वे भाग लिए। अब यहाँ पर एक याद रखिएगा बात कि 11 सितंबर इतिहास में कितना इंपॉर्टेंस है। 11 सितंबर 1893 अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया। 11 सितंबर 1895 विनोबा भावे का जन्म दिवस है। 11 सितंबर 1906 जोहान्सबर्ग में गांधी जी ने सत्य और अहिंसा पर सत्याग्रह की शुरुआत की थी और ठीक अहिंसा के खिलाफ 11 सितंबर 2001 विश्व का एक बहुत बड़ा हिंसात्मक आतंकवादी घटना हुई। अहिंसा के विपरीत एक बहुत बड़ा हिंसा की शुरुआत हुई 11 सितंबर 2001 जब आतंकवादी हमला अमेरिका पर हुआ। 9/11 कांड जो बोला जाता है, ये इतिहास के जो विडंबना है कि 11 सितंबर को अहिंसा हुआ, यानी अहिंसा का सूत्रपात हुआ राष्ट्रीय आंदोलन में विश्व इतिहास के लिए, और 11 सितंबर एक हिंसक कहानी की शुरुआत हुई या पूरी दुनिया झेल रही है आतंकवाद। उसके खिलाफ अमेरिका अफगानिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ा और आज क्या स्थिति है हम सब जान रहे हैं। तो इस तरीके से तो स्वामी विवेकानंद 1893 में जब वहां पर 3-4 वर्ष रहे थे विदेश में ही, वहां से जब लौटे तो मई 1897 में कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की बेलूर में। उन्हें भारत का तूफानी संत भी कहा जाता है और वे विदेश की बहुत सारी यात्राएं भी किए थे। उनकी प्रसिद्ध उक्ति थी, उठो जागो तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। तो हो सकता है कि पीपीएससी में भी इससे रिलेटेड कुछ विवेकानंद से रिलेटेड क्वेश्चन हो, क्योंकि हाल के अखबारों में देखे होंगे कि विवेकानंद 12 जनवरी 13 जनवरी के अखबारों में खूब चर्चा में आए थे। अब 17 जनवरी पंडित शीलभद्र जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पिता राम लखन सिंह, कविराज राम लखन सिंह, नाथुन प्रसाद यादव
मोगल सिंह और डूमर प्रसाद, ये 5 स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्ति पिछले वर्ष ऑनलाइन वर्चुअल उद्घाटन राज्यपाल फागू चौहान ने किया था और बिहार सरकार ने तय किया कि 5 का राजकीय समारोह मनेगा और इस वर्ष 17 जनवरी को मनाया भी गया था। अब पंडित शीलभद्र रियाजी की मूर्ति बख्तियारपुर में भी है और पंडित शीलभद्र रियाजी की मूर्ति दिल्ली में भी है। याद कीजिएगा कि 2015-16 का एक एग्जाम हुआ था बीपीएससी का, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में पंडित शीलभद्र रियाजी की प्रतिमा का अनावरण किया था और 1-2 महीने के बाद बीपीएससी पीटी एग्जाम में ये पूछ दिया गया था कि सुभाष चंद्र बोस के सहयोगी और फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य निम्नलिखित में से कौन थे, और 4 विकल्प था, उसमें एक शीलभद्र रियाजी भी विकल्प था। तो अक्सर लोग कंफ्यूज कर गए थे क्योंकि उस समय के पेपर में ये बात आया था कि पंडित शीलभद्र रियाजी सुभाष चंद्र बोस के सहयोगी, फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य और स्वतंत्रता सेनानी संगठन के अध्यक्ष भी थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इनकी खूब चर्चा की थी। और देखिए 2-3 महीने के बाद बीपीएससी पीटी में क्वेश्चन पूछ दिया गया था। तो याद रखिएगा कि ये 5 लोगों का, चूंकि मुख्यमंत्री का भी बख्तियारपुर से संबंध है, उनका जन्म बख्तियारपुर में हुआ था, भले वे नालंदा जिले के कल्याणपुर गांव के निवासी हैं लेकिन उनके पिता बख्तियारपुर में ही रहते थे। तो इस तरीके से उनका बचपन बख्तियारपुर में बीता था। तो देखिए 1 साल का क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा गया था। तो चूंकि 5 का इस बार राजकीय समारोह हुआ तो ऐसे पूछा जा सकता है। अब 23 जनवरी से पहले 2-3 घटनाएं होती है। 21 जनवरी को इंडिया गेट, अमर जवान ज्योति और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक चर्चा में आ गया था। क्यों? क्योंकि अमर जवान ज्योति के लौ को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक लौ से मिला दिया गया। तो ये तीनों का क्या कंसेप्ट है, इतिहास में जाना पड़ेगा। तो इंडिया गेट की स्थापना कब हुआ था? तो फरवरी 1931 लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था। प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए अज्ञात भारतीय सैनिकों की याद में यह बना था और वहीं पर जॉर्ज पंचम की भी मूर्ति लगाई गई थी। 1971 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, जिसके चलते बांग्लादेश का निर्माण हुआ, जिसकी 50वीं वर्षगांठ मना 2021 में, तो 1971 के युद्ध नायकों के सम्मान में, शहीदों के सम्मान में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 26 जनवरी 1972 को अमर जवान ज्योति बनवाई का उद्घाटन किया था, जहां लौ जल रहा था सम्मान में। और उसी इंडिया गेट के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का एकमात्र पहला युद्ध समर स्मारक नेशनल वार मेमोरियल का उद्घाटन किया 25 जनवरी 2019 और उसी लौ जलाया और उसी दोनों उसमें अज्ञात पूरे अब तक के युद्ध के नायकों का नाम है और इस तरीके से अमर जवान ज्योति और युद्ध स्मारक के लौ को मिला दिया गया। और उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि गणतंत्र दिवस का समारोह जो 24 जनवरी से शुरू होता है, अब 23 जनवरी पराक्रम दिवस से ही शुरू होगा, क्योंकि पराक्रम दिवस की शुरुआत पिछले बरस से ही प्रधानमंत्री ने किया था कि नेताजी के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाए। और इस तरीके से इस साल दूसरा पराक्रम दिवस पर गणतंत्र दिवस समारोह की भी शुरुआत हुई, जो कल से हो गई 23 जनवरी से, जो 26 जनवरी तक चलेगा। और इस तरीके से तो ये सब इतिहास का चीज बन गया। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वीं वर्षगांठ चर्चा में है, तो इससे रिलेटेड क्या चीज चर्चा में आ गया
कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था कटक में। कटक में हुआ था 23 जनवरी 1897 उड़ीसा। और तथाकथित मौत विमान दुर्घटना में माना जाता है 18 अगस्त 1945 फार्मोसा, जो आज ताइवान कहा जाता है, ताइवान के ताइपे में विमान दुर्घटना में। और उनकी जो तथाकथित अस्थि है जापान के रेनकोजी मंदिर में रखा गया है। नेताजी का जब विदेश से लौटे पढ़ाई करके और आईसीएस की परीक्षा में भी सफल हुए, लेकिन उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। उनको घुड़सवारी के दौरान उनको नेग्लेक्ट कर दिया गया। तो इस तरीके से वे भारत लौटे। पहले गांधी से मिले थे, लेकिन ऐसा कोई आकर्षण नहीं मिला गांधी से उनको। तब वे कलकत्ता लौटे और सीआर दास चित्तरंजन दास को उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु माना। लेकिन महात्मा गांधी आगे चलकर उनको नेताजी की उपाधि दी। जबकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा। 4 जून 1944 को सिंगापुर रेडियो से संबोधन में पहली बार राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। आजादी की लड़ाई में उनकी सक्रिय भूमिका थी और जवाहरलाल नेहरू के साथ उनकी समाजवादी विचारधारा कुछ मिलती थी और इसीलिए उन्हें यूथ लीग की भी स्थापना की। अब ऑब्जेक्टिव क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है। यूथ लीग जवाहरलाल नेहरू किसके साथ बनाए थे? सुभाष चंद्र बोस के साथ। 1938 में वे कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन यानी गुजरात में वे अध्यक्षता किए और वहीं पर एक योजना कमेटी भी बनाया गया पहली बार नेहरू की अध्यक्षता में। फिर 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन यानी जबलपुर, त्रिपुरी को जबलपुर कहा जाता था, अधिवेशन में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने और पटाभी सीतारामैया को हराकर ये गांधी के अधिकृत प्रत्याशी थे। तो कहा जाता है कि जब पटाभी सीतारामैया की हार हुई तो सुभाष चंद्र गांधी ने कहा कि पटाभी की हार मेरी हार है। इससे क्षुब्ध होकर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्षता पद से त्याग पद दे दिया और उनके स्थान पर जो कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था 1939 में, वे बिहार से रिलेटेड व्यक्ति थे, वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और इस प्रकार वो कांग्रेस छोड़ करके दिसंबर 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अभी हमने चर्चा किया सुभाष चंद्र बोस के सहयोगी और फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य रहे थे पंडित शीलभद्रैया जी। अब सुभाष चंद्र बोस कई बार जेल गए। उसी में 1940 में भी वो गिरफ्तार हुए थे और घर में नजरबंद कलकत्ता में रहे थे। इसी दौरान 1941 में वो कलकत्ता के नजरबंदी घर से ही एक पठान मौलवी जियाउद्दीन के भेष में निकले और खाबड़ा कालका मेल एक्सप्रेस को पकड़ करके फरार हो गए और एक जगह पर, बिहार के एक जगह पर वे गुम हो गए। वह जगह आज के डेट में गोमो स्टेशन के नाम से जाना जाता था। कुछ दिन पहले तक 2009 में केंद्रीय तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने गोमो स्टेशन का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रख दिया और इस तरीके से चूंकि वहीं पर वे गुम हुए थे इसीलिए वो नाम हो गया गोमो स्टेशन। और वहीं से दूसरे ट्रेन पकड़ करके वे दिल्ली होते हुए, पेशावर होते हुए काबुल गए और काबुल होते हुए जर्मनी तक की यात्रा किए थे। और इस तरीके से वे जापान से होते हुए सिंगापुर आए। 1943 में 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया, जो मलाया में मूल रूप से कैप्टन मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज के स्थापना किए थे। मूल रूप से संस्थापक आईएनए के कौन है? कैप्टन मोहन सिंह। और उस प्रकार सिंगापुर में ही 1943 में, अक्टूबर 43 में नेताजी ने भारत के बाहर आज़ादी के पहले दूसरी अस्थाई सरकार बनाई।
पहली अस्थाई सरकार, वो भी व्यक्ति चर्चा में थे अभी हाल के दिनों में, राजा महेंद्र प्रताप, जो भारत के बाहर 1915 में काबुल में राजा महेंद्र प्रताप ने भारत के बाहर अस्थाई सरकार बनाई। दूसरी अस्थाई सरकार सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में बनाई थी। और उसी प्रकार नेताजी ने पहली बार रंगून रेडियो से भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में पुनर्गठित आजाद हिंद फौज को संबोधित करते हुए उन्होंने पहली बार जय हिंद का नारा दिया, उन्हीं का दिया हुआ है। और इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान से सहयोग कर मणिपुर में तिरंगा फहराए। जापान द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह उन्हें मिला था, जिसका नाम उन्होंने क्रमशः स्वराज और शहीद रखा था। अब वो जर्मनी या कहा जाता है कि जब वो बीमार हो गए थे तो वे विदेश में स्वास्थ्य लाभ के लिए गए थे और वहीं पर उनकी एक ऑस्ट्रियाई बालिका से प्रेम हो गया, जिसका नाम था एमिली शेकले। और इस तरीके से दोनों की एक बेटी भी है, अनीता बोस के नाम से जानी जाती है। अब आज़ादी की लड़ाई में तो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी ही। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान का पराजय हो गया। इसके बाद नेताजी जापान जाना चाहते थे। उसी दौरान कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को ताइपे में विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उनकी तथाकथित मौत की जांच के लिए अब तक भारत सरकार ने 3 आयोग बनाया। एक 1956 में शाह नवाज आयोग और दूसरा 1970 में जीडी खोसला आयोग। ये दोनों आयोग ने कहा कि नेताजी की मौत विमान दुर्घटना में हो चुकी है। आगे चलकर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 1999 एक मनोज कुमार मुखर्जी आयोग बनाया, एमके मुखर्जी आयोग, जो 2005 में अपने रिपोर्ट में दिया कि नेताजी की मौत विमान दुर्घटना में नहीं हुई थी। तो उस समय विवाद पैदा हुआ, क्योंकि ताइवान की सरकार कहती है कि 18 अगस्त 1945 को कोई विमान दुर्घटना ताइपे में हुआ ही नहीं था। और इस तरीके से आज तक ये रहस्य बना हुआ है। अब देखिए 2005 या 6 का बीपीएससी पीटी का एक एग्जाम हुआ था, पीटी का। उस समय क्वेश्चन पूछा गया था ये रिपोर्ट पर कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जांच के लिए कौन सी आयोग बना। तो विकल्प में था, देखिए, मनोज कुमार मुखर्जी आयोग, तो एमके मुखर्जी दिया, एमके मुखर्जी, सीके मुखर्जी, डीके मुखर्जी, आरके मुखर्जी, इस तरीके से विकल्प बनाया था। अगर जो केवल शॉर्ट नाम याद रखेंगे तो वहां कंफ्यूज करेंगे, इसीलिए पूरा नाम भी याद रखिए। बीपीएससी ऐसे भी करता है। ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। और इस तरीके से बहुत सारे फाइलों का सार्वजनिक भी किया गया, फिर भी अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। और आगे चलकर आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चला था, लाल किले में मुकदमा चला था। कहा जाता है कि भूलाबाई देसाई के नेतृत्व में वकीलों की एक पैनल बहस की थी, माफी दी गई, और उसमें जवाहरलाल नेहरू ने भी वकील का कपड़ा पहना था, ड्रेस में गए थे, बहस में भाग लिए थे। तो इस तरीके से नेताजी सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं। और अंत में एक 24 जनवरी जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर जिले के पितौजिया ग्राम, अब कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है, 24 जनवरी 1924 को हुआ था। मृत्यु 18 फरवरी 1988 को। बिहार में जब पहली गैर कांग्रेसी सरकार महामाया प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में बनी थी 1967 में, जन क्रांति दल के नेतृत्व में, उस समय उप मुख्यमंत्री के रूप में कर्पूरी ठाकुर पहली बार पद पर बने। फिर 1970 से 71, 77 से 79 में वे 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। और ये पिछड़े वर्ग से आते हैं। तब एक क्वेश्चन हो सकता है कि बिहार में पिछड़े वर्ग से मुख्यमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे?
तो सतीश प्रसाद सिंह 1968 में बने थे 5 दिन के लिए, सबसे कम दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद दूसरे मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से बने थे बीपी मंडल, जिनके नाम पर मंडल आयोग बना था। 27 आरक्षण की बात की है। और आज के डेट में पिछले 30 वर्षों में पिछड़े वर्ग के ही मुख्यमंत्री बिहार में हैं, लालू प्रसाद यादव हो चाहे नीतीश कुमार। अब आरक्षण 1977 में कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण पर एक आयोग बनाया था, मुंगेरी लाल आयोग, जो एनेक्चर 1 एनेक्चर 2 की जो बात होती है कर्पूरी ठाकुर की ही देन है। मुंगेरी लाल आयोग बनाया था ओबीसी पर, और उन्होंने पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा की बात किया। इसीलिए इनको कर्पूरी ठाकुर बिहार के पहले सोशल इंजीनियरिंग करने वाले मुख्यमंत्री हैं। और दूसरे सोशल इंजीनियरिंग करने वाले मुख्यमंत्री कौन हैं? नीतीश कुमार, जिन्होंने दलित और महादलित किया। 1977 में आजकल बड़ा चर्चा में नीतीश कुमार ने भी उनकी बात कहा है कि शराबबंदी पर, कि कर्पूरी ठाकुर ने भी 1977 में शराबबंदी को लागू किया था, लेकिन वे सफल रहे थे। 2 वर्ष के बाद ही उसे वापस लिया गया। ऐसा नहीं होगा अब। तो पहली बार बिहार में आज़ादी के बाद शराबबंदी की कानून लाने वाला कौन मुख्यमंत्री थे? तो कर्पूरी ठाकुर। दूसरे कौन हैं? तो नीतीश कुमार। लेकिन कर्पूरी ठाकुर 2 वर्ष के बाद ही शराबबंदी कानून को वापस लेना पड़ा था। इस तरीके से बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्टोरिकल किए जनवरी की चर्चा मैंने किया। आने वाले क्लासों में पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस टेक से लेकर मिसलेनियस तक की चर्चा करेंगे। इसी के साथ आज के क्लास का हम समापन करते हैं। नमस्कार।